देखो बच्चों, आज आपको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कुछ हमें 10th के कॉन्सेप्ट्स भी हमें इंक्लूडेड होता है, जो कि आप लोगों को याद होता नहीं है। तो हमने थोड़ा सा फास्ट में हम 10th का रिकेप कर देते हैं। 10th का रिकेप क्या है कि भाई हमारे पास क्या है कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई ये वाला जो है ये इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रिजल्ट होता है ये x है और ये y, और ये वाला जो पेयर वैल्यू होती है इसकी x और ये y होता है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाता है बेटा x, y। और ये कोऑर्डिनेट में ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, प्लस और प्लस के ही होते हैं। यहाँ पे जब अगर हम आते हैं तो बच्चों यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव होता है, दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें आते हैं तो यहाँ क्या आता है, दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। मतलब सबसे पहले x को देखते हैं, आफ्टर दैट y। मतलब इस डायरेक्शन में चलोगे तो नेगेटिव लोगे, इस डायरेक्शन में चलोगे तो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ये बातें आप लोग 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन 10th में क्या 9th में भी शायद ये पढ़े होंगे आप लोग। दूसरी चीज है बात जो आपको 10th में क्लास में पहला रूल्स पढ़ाया गया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था पता है? हाँ बता दे। डिस्टेंस क्या है बेटा, अगर कोई भी लाइन, अगर कोई लाइन से अगर जा रही हो, अगर उनके पास में x1 y1 कोऑर्डिनेट है और दूसरा क्या है b x2 y2 है, तो हमारा डिस्टेंस जो ab निकलता है, डिस्टेंस ab वो होता है क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का क्या होता है, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर। ये हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अगर ये ओरिजिन से जाना लगता है तो भाई यहाँ पे x और y1 क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन बोलते हैं। तो हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, तो x1 का स्क्वायर या x2 का स्क्वायर जो भी लोगे यहाँ पे एक 0 0 हो जाएगा उसका। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली डिविजन्स। इंटरनली डिविजन्स स्ट्रेट लाइन के अंदर में आप लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि भाई यहां से a और b, अगर यहाँ पे रिजल्ट अगर ये m और ये क्या हो जाए, n हो जाए, मतलब ये m रेशियो क्या हो जाए, n हो जाए, और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए जाए x1 y1 और ये क्या हो जाए, x2 y2 हो जाए, तो हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना होता है। ये क्या निकालना होता है, कोऑर्डिनेट x, y, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करते समय याद रखना बेटा, ये वाला जो होता है हमेशा इसके साथ जाता है, ये वाला जाएगा इसके साथ, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, x की जब वैल्यूज निकालते हैं तो क्या होता है, m ऑफ x2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, n ऑफ x1 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों मेरे, m प्लस n। क्या होता है बच्चों, m प्लस n हो जाता है। अगर हम यही y का निकालने वैल्यू इसका, तो y वाले के साथ y वाले का ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n by 2 m क्या हो जाएगा, y2 प्लस n ऑफ y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है ना। ये जानते हो, ये तो 10th में पढ़ा है बेटा, और तुम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ, याद भी होगा नहीं भी याद होगा, याद भी। हाँ चलो ये अच्छी बात है यार, ठीक है ना। अगर ये कह रहा है बच्चों कि अगर m और रेशियो n जो हो वो 1:1 होगा, 1:1 मतलब बराबर भाग में बांटे, यानी कि बराबर भाग में बांटने का मतलब ये हो गया कि वो जो बीच वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बनाएगा। क्या बनाएगा, मिड पॉइंट बनाएगा ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो m की जगह पे 1 और n की जगह पे 1 अगर रख दिया जाए तो x की जो वैल्यूज होगी वो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 y2 और y is equals to y1 plus y2 by 2। It is called the mid point। क्या बोलते हैं बेटा, मिड पॉइंट। क्यों, क्योंकि भाई जब बराबर बराबर काटेगा तो क्या होगा, बराबर बराबर समझता है, आधा उसको दे दे आधा उसको दे, ठीक है ना। मतलब ये बीच का पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो हो गया x is equals to x1 x2 plus x1 y1 plus y2 by 2, मतलब ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। ये कब होता है, ये देखो, ये इसको इंटरनली डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनली डिवीजन। कैसे इंटरनली डिवीजन, मतलब भाई कि ये अंदर डिवाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अंदर
मतलब AB के अंदर ही लाइन सेगमेंट में कोई पॉइंट फाइंड करना है। अगर AB लाइन सेगमेंट के बाहर कोई पॉइंट निकालना होता है तब हम उसको कहते हैं क्या, एक्सटर्नली डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नली डिवीजन। ये इंटरनली डिवीजन आप लोग 10th में है, 11th में आएंगे, 11th वाले चीजें भी बताएंगे। चलो अब आपका अगला फार्मूला था, आप लोगों को पता होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट था, याद भी नहीं होगा तो हम बता ही देते हैं। एक ट्रायंगल है बच्चों मेरे, समझ रहा है? ट्रायंगल तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहा हो तुम, नहीं? ट्रायंगल तो चैप्टर भी था। हाँ, ट्रायंगल चैप्टर भी था। ट्रायंगल से बचपन से ही। अरे बचपन से तो बहुत कुछ सीखते आ रहा है, याद कहाँ रहा? बात एक ही चीज तो उसको याद आता है, बतिया रहा है ऐसे, जैसा लग रहा है कितना कह रहा है पर्सनल है, पर्सनल यार। अब ऐसा क्या पर्सनल हो गया भाई? कुछ तैयारी कर रहा है तो बता दे भाई। कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या कर रहा है? तो इसकी एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कैसे निकालते हैं बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट? तो एक इसका तरीका होगा बच्चों, ध्यान से इसको फार्मूला लिखने का बड़ा तरीका आसान है। सबसे पहला चीज तो तुम याद रखोगे, हाफ मॉड ले लेते हैं। मॉड का मतलब होता है नेगेटिव कि नेगेटिव क्वांटिटी कैन बी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ लो, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती, ये बात आप जानते हो कि किसी भी चीज का अगर एरिया देखा जाए तो नेगेटिव नहीं होता। हाँ भाई ठीक है, समझ में आ रहा है। मेरी मुस्कान बता रही है ना। अच्छा, इसकी मुस्कान बता रही है कि ये है ना, हाँ क्या इसके बाद मुस्कान, इसके पास, अरे वाह हंसी तेरी तो कयामत है भाई। तू पढ़ाई कम कर रहा है और पढ़ाई कम कर रहा है और तू ज्यादा फोकस हो रहा है इसी चीजों पे। चलो ठीक है, हाँ मैं समझ गया इसकी बात को, इसकी भावना को मैं समझ रहा हूँ। अरे इस भावना है बड़े अच्छे से व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं यहाँ पे x1 y1 x2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखने का तरीका क्या है, समझता हूँ आपको। इसको लिखते कैसे हैं बच्चों? x और एक तरीका होता है y माइनस y, ये लिख सकते हो। ये हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? ये हम लिख सकते हैं, ठीक। अब बड़ा अच्छा तरीका है कि एक सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव कर जाओ। 1 2 3 तो पहला एंटी क्लॉक में 1 2 3 हो जाएगा, फिर आएगा बच्चों 2 3 1। हाँ, और यहाँ पे क्या होगा 3 1 2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ये क्या होता है? फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ये 10th लेवल का ही है। उसके बाद क्या है, अगर if 3 points are कोलिनियर, तो मतलब क्या, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब है कि वो क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी, मतलब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रायंगल बनेगा ही कि बन जाएगा, नहीं बनेगा। जब ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल शुड बी क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा हो जाएगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब एक चीज आता है सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रोइड, जब सेंट्रोइड निकालते हो बच्चों ए बी सी, ये भी था 10th में तो मिला x1 y1 और ये x2 y2 और ये क्या था x3 y3। अगर हो तो इसका सेंट्रोइड पता करते हैं x, y, यानी x की जो वैल्यूज होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये हमारा 10th में था, समझ में? सेंट्रोइड मतलब इतना बड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि सेंट्रोइड निकलता कैसे है, क्या होता है, मैं वो डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें 11th की चीजें स्ट्रेट लाइन पढ़नी है। तो हम रिकैप कर दिया कि भाई आपका जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा वो इससे निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से। अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल सॉरी अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाती है तो भाई एरिया ऑफ द जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। 0 से इक्वेट करके आप निकाल सकते हो, जो भी चीजें हैं दिखा सकते हैं।
अगर 0 हो गया एरिया का ट्रायंगल मतलब वो 3 पॉइंट्स अब क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अच्छा सही बात लगे। दूसरी चीज है x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 अगर है तो बच्चों x1 और जब हमें सेंट्रॉइड निकालना होता है सेंट्रॉइड, तो x की वैल्यू x1 plus x2 plus x3 डिवाइडेड बाय 3 और y is equals to y1 plus y2 और y3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है। ये हमारा सेंट्रॉइड के लिए हो जाता है। इतना बातें क्लियर है बच्चों? चल अब हमारे पास आता है, अब एक कहानी अब चलती है, ये थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी चला दे भाई, तो गाड़ी चल रही कहाँ पे, अब एक क्लास आगे, एक क्लास आगे मतलब इस क्लास में, इस क्लास में 11 अब 11th पे जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट पे आते हैं। तो बच्चों मेरा पहला कंसेप्ट यही है कि भाई स्लोप क्या होता है, स्लोप पहला कंसेप्ट 11th में यही है कि व्हाट इज द स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या बच्चों मेरे, स्लोप ऑफ लाइन, क्या बच्चों मेरे, स्लोप ऑफ लाइन। भाई आराम से समझो बच्चों मेरे, बहुत अच्छे डिटेल में समझा दूंगा कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ढाल, ढलान, ठीक है ना, ढलान जो होती है उसका हमारा स्लोप क्या होता है, समझ आए? ठीक। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइंस क्या होता है बच्चों मेरे, होता क्या है, आप लोग इसको जानते हो ना, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, y y डैश x x डैश, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। अब ये क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन, कोई भी लाइन बेटा, एक लाइन जा रही है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, एंगल यानी थीटा, ये इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ही बोलते हैं, इंक्लिनेशन एंगल अगर थीटा है, क्या है, थीटा, कोई भी एंगल हो, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक नहीं, किस क्लॉक डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। जो एंगल बनता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ नहीं, किसके साथ, एक्स एक्सिस, जो एंगल बनता है उसका टेंजेंट, उसका क्या बच्चों, टेंजेंट ही हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। टेंजेंट में समझते हो, उसका tan थीटा, मतलब अगर कोई एंगल अगर बना हुआ है तो उसका अगर हम tan थीटा लें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप ऑफ लाइन। कब, जब कोई एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एंगल बनाए, उसका टेंजेंट मतलब tan थीटा, मतलब tan अगर लिया जाए तो वही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है ना। हिंदी में इसको प्रवणता बोलते हैं, भाई हिंदी की जरूरत नहीं है, तो लोग भाई पढ़ रहे हैं इंग्लिश में सीरियसली बोल रहे हो, हिंदी में पढ़ा होता है, हिंदी को अलग करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल है, अब इसको प्रेजेंट जो करते हैं बच्चों वो कहते हैं स्मॉल m से, क्या करते हैं, स्मॉल m से, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये हमारा tan थीटा इज इक्वल्स टू m आ गया। अब ये समस्या ये है कि सर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहोगे सर जी यहाँ तो बन रहा है, आपने tan थीटा लिया, अगर हम सर जी एंगल बदल दें तब क्या होगा, तब क्या होगा, y कुछ नहीं हो, जो होना था तो हो ही जाएगा, है ऐसा हो जाएगा ना। अरे लड़का चला, ये आ गया, ये लाइन L हो गई, ये वाला तेरा एंगल जो देखा जाए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थीटा जो बना रहा है, ये अक्यूट है बेटा कि ऑब्टूशन, मतलब मोर देन 90 हो रहा है। ऐसे देखने से पता चल रहा है कि मोर देन 90 है। अगर ये मोर देन 90 है तो आप लोगों को पता है कि tan थीटा पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, पॉजिटिव। ऑब्टूशन एंगल में पॉजिटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव रहेगा ना,
हाँ, तो हम ये पूछ रहा हूँ कि इस क्वाड्रेंट में जब सेकंड में आते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर हम इससे आकर यहाँ पे अगर tan थीटा निकालें, यदि इसका हम tan थीटा निकालें तो व्हाट यू गेट, भाई हमें जो यहाँ पे m दिया हुआ निकलेगा, तो इसकी जो वैल्यूज निकलेगी बेटा tan थीटा की, वो ऑलवेज क्या देगी, नेगेटिव में आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव। तो मतलब कि अब हमारे पास यहाँ पे जो थीटा पे डिपेंड करता है कि थीटा हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मतलब ये जो थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या हो सकता है, मोर देन 90 भी और लेस देन 90, एफुट भी हो सकता है, अपोज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो tan थीटा यानी स्लोप क्या हो सकता है बेटा, प्लस भी हो सकता है और माइनस। ये बात क्लियर हुई। चलिए अब समस्या ये होती है, अब ये स्लोप ऑफ द लाइन तो क्लियर हुआ, क्या होता है, कोई भी एंगल एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना दे उसका क्या लेते हैं, tan। tan लेने के बाद जो मिलता है वो क्या होता है हमारे पास, स्लोप हो जाता है। क्या होता है, स्लोप। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर हम आपसे कहें कि भाई हमारे पास यहाँ पे अगर 45 डिग्री का एंगल बन गया है एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप सीधा सीधा हमें 45 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है ना। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि चलिए बच्चों मेरे, अगर आपसे 135 डिग्री दे दिया यहाँ पे, तो व्हाट द आंसर, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए जब लिखेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, tan 135 इज इक्वल्स टू m। ऑब्वियसली बात है कि इसको जब लिखना चाहोगे तो tan 180 माइनस कितना लिखेंगे, 45, इट्स बिकम्स m, तो ये हो जाएगा माइनस tan 45 इज इक्वल्स टू m, तो -1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m। क्लियर है। यानी आपका ये स्लोप का कहानी हो गई। स्लोप अगर निकालना होगा तो कोई एंगल दिया हो तो आप उसका सीधा सीधा क्या निकाल दो, tan निकाल दो, वो हमारा स्लोप निकल जाएगा। दूसरी कहानी हमारी होती है भाई, स्लोप ऑफ द लाइन। अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो, मतलब ये तो हमारा एंगल दे दिया गया है तो आप निकालोगे। अगर 2 पॉइंट्स दिए जाए तब स्लोप कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे भाई, तो इसको हटाते हैं, आगे की कहानी पढ़ते हैं भाई कि अगर 2 पॉइंट दिया जाए तब स्लोप ऑफ द लाइन कैसे निकाला जाएगा, ये आपको देखना है। तो देखिए आपको 2 पॉइंट अगर दिया जाए बच्चों, 2 पॉइंट गिवन हो, जैसे क्या हो बच्चों, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, x2 y2 है। अब हमारे पास ये स्लोप निकालना है, m, जो भी m निकालना है, ठीक है ना, स्लोप m कैसे निकलेगा, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। क्या कर दो बच्चों, परपेंडिकुलर। रात भर पढ़ाई कर रहा है क्या, रात भर पढ़ रहा है क्या, अच्छा ठीक, ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहां पे बच्चों मेरे ये वाला जो लाइंस होगा, यहां से ध्यान देना, ये वाला जो होता है यहां से यहां तक क्या है बच्चों मेरे, यहां से यहां तक x1 है और यहां से यहां तक क्या है, x2 है। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस ऑफ द x2 माइनस x1। ये बातें क्लियर हुई। ये वाला जो पॉइंट है पूरा का पूरा क्या है, y2 है, और ये क्या है यहां तक y1 है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, y2 माइनस आपका y1। क्लियर। यहां पे अगर थीटा है भाई तो यहां पे भी थीटा ही होगा। क्यों भाई, हमें पता है ना पैरेलल लाइन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ये थीटा होगा, ठीक है। अच्छा चलो, जब ये x2 माइनस x1 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस कितना हो जाएगा, x1, क्योंकि पैरेलल डिस्टेंस है बेटा, परपेंडिकुलर के बीच में क्या है, पैरेलल डिस्टेंस है, ये इक्वल होगा। जरा सा बताना, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में क्या है कि अगर हमें क्या कहा जाए कि tan थीटा निकालना हो, tan थीटा, तो क्या बताओगे बच्चों मेरे, tan थीटा इज इक्वल्स टू जो होगा वो p बाई क्या होता है बच्चों, b होता है।
और ऑब्वियसली बात है कि tan थीटा अगर निकालते हो माइनस y1 तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इट इज द कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। कब? जब दो पॉइंट गिवन। अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट दिया जाए और कहा जाए इसका स्लोप निकाल दीजिए, तो हमें क्या करना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना? ये दो पॉइंट फॉर्म इसको बोलते हैं। चलिए, अब हमारे पास अगला कार्यक्रम क्या है? स्लोप तो हमारा निकल गया। अगला कार्यक्रम ये है बच्चों कि बाय द वे स्लोप बाय स्लोप ऑफ लाइन आपको प्रूफ करना होता है बच्चों कि पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। क्या होंगे? कोलिनियर। क्या होंगे? कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हमें क्या करना होता है? कोलिनियर के लिए हमें क्या दिखाना होगा? पहले भी हमने ट्रायंगल में पढ़ा था कि कोलिनियर के लिए क्या करना होगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स विल बी 0। यही करना होगा, लेकिन यहां ये नहीं करना। हमने क्या बोला? बाय स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ लाइन के थ्रू बताइए कि कोलिनियर होगा या नहीं होगा। ठीक है ना? तो कोलिनियर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सारे पॉइंट एक पे लाइन। हाँ, मतलब ये हमें दिखाना क्या होगा? शो क्या करना होगा कि भाई अगर कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाइज करेंगे। सीधी सी बात है, सभी बच्चे जानते हैं इन चीजों को कि अगर कोलिनियर है तो तीनों एक ही पे लाइज करेंगे। तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो भाई बेटा क्या है? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब कि भाई तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाइज करेंगी। x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना? एकदम तो बराबर ही है नहीं? चल, तो यहां पे a b c 3 पॉइंट्स है। आपसे कहा जाए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर है। तीनों पॉइंट्स क्या है बेटा? कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? तो देखो भाई, यहां जो स्लोप निकालोगे इसका tan थीटा जो निकलेगा, tan थीटा, ये वाला थीटा, ठीक है ना? tan थीटा, तो हम ऐसे कैसे निकालेंगे? तो tan थीटा जब निकालोगे तो व्हाट इज गेट भाई मेरे? tan थीटा यहां पे क्या निकालोगे? तो इन दोनों से जो स्लोप निकलेगा, इन दोनों से, है ना, वही क्या होगा? इन दोनों से भी निकलेगा, क्योंकि ये तो नहीं बदलेगा ना, ये बदल जाएगा। tan थीटा m अगर निकालते हो आप, यानी m निकालते हो, यहाँ पे m की वैल्यू निकालते हो, तो भाई हमारे पास इन दोनों से जो निकलेगा वही इन दोनों से निकलेगा। मतलब ये तो बदलेगा नहीं। जो लाइन बना रखी है एंगल, वो एंगल तो बदलेगा नहीं ना, बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो जब ये स्लोप से जो निकलेगा, इस AB का स्लोप जो निकलेगा वही क्या होना चाहिए? BC का भी स्लोप होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या होंगी? कोलिनियर होंगी। कब? जब AB स्लोप और BC का स्लोप दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब फॉर द कोलिनियर स्लोप ऑफ AB is equals to स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, या AC भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, AC भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? हमें क्या करना होगा कि कोलिनियर के लिए हमें दिखाना होगा कि जब इन दोनों लाइनों का, दोनों लाइन सेगमेंट का स्लोप अगर इक्वल कर दिया, इसका मतलब कि पॉइंट्स क्या थे? कोलिनियर। क्या थे? कोलिनियर। बात क्लियर हुई? चलिए, ये तो स्लोप ऑफ द लाइंस की बात है, ठीक है ना? स्लोप ऑफ लाइंस। अब आते हैं भाई कि अगर दो लाइन एक दूसरे को बच्चों में इंटरसेक्ट कर दे, क्या कर दे? इंटरसेक्ट कर दे,
क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट है दो लाइन। मतलब अगर यहां से समझो बच्चों में ये वाला इंटरसेक्टिंग एंगल थीटा क्या होगा, मतलब ये हमारा क्या हो जाए L1 हो जाए और ये क्या हो जाए L2, ठीक है, L1 और L2 दो लाइन। तो सबसे पहले बच्चों मेरे इसको एंगल को क्या करते हैं थीटा 1 ले लेते हैं, इस एंगल को क्या करते हैं थीटा 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल अगर थीटा है तो वर्टिकल एंगल से क्या होगा थीटा होगा, ठीक है। और आप रूल जानते हो भाई ट्रायंगल्स का, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सभी को पता है। क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है, सभी को पता है ना। एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है ऑपोजिट के दोनों एंगल का सम इसके क्या होता है इक्वल होता है, सभी को पता है। तो फॉर द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थीटा 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों थीटा 2 प्लस थीटा, यानी अगर हम थीटा की वैल्यूज निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा थीटा 1 माइनस कितना हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा, है ना। थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू थीटा। इसका क्लियर हुआ? यस। चलो कि 9th क्लास में बोलते पड़े होंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहां से याद रखेंगे, नहीं 2 साल में कहते कि 1 महीने की चीजें तो मैं याद नहीं रहती सर जी, 2 महीने की हाँ और कुछ चीजें याद रहती हैं। जैसे अभी जब बात कर रहा था ये सर जी क्या है पर्सनल, अच्छा भाई पर्सनल अभी होने लगा स्टूडेंट लाइफ में पर्सनल, क्या बात कर रहे सर, होती नहीं है कि पर्सनल होती है स्टूडेंट लाइफ में बचपन में तो बढ़ गए पर्सनल तो होती है। अब इतना कौन सा पर्सनल बात है कि सीक्रेट बनाया जा सकता है, अरे अरे मुस्कान बनाने की सही बात है चल कोई बात नहीं, आगे चल कोई बात नहीं भाई समझदार समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, चल ऐसे होते कोई पढ़ाई पे ध्यान बाकी ठीक है। मुस्कान को छोड़ दे, अरे ये ऐसी चल कोई नहीं, यहां पे हम क्या करते हैं tan थीटा लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू बच्चों मेरे क्या करते हैं tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 ले लेते हैं, थीटा 1 माइनस थीटा 2। हां भाई बात है उसको कोई दिक्कत मार्केटिंग में तो tan थीटा सुनो, तो अब यहां पे एक बात बताओ बच्चों मेरे कि tan a माइनस b का फार्मूला सभी को पता है, यस सर। तो हमें क्या होता है कि जब इसका इंटरसेक्टिंग एंगल लिखेंगे तो tan a माइनस b का जो फार्मूला होता है बच्चों मेरे tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये हमारा फार्मूला। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम ये लिखेंगे तो tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस इनटू tan थीटा 2, समझ आ गया? यस सर। भाई थीटा 1 थीटा 2 समझ रहे हो, यस सर। थीटा 1 थीटा 2 है तो हमने कहा था कि जिसके साथ tan ये एंगल है ना, ये वाला इंक्लिनेशन एंगल है ना, इंक्लिनेशन एंगल में जब भी tan अप्लाई कर दोगे क्या कर दोगे tan, तो tan अप्लाई करते ही हमारा क्या होना चाहिए वो स्लोप बना देगा, और हमने कहा था स्लोप को कैसे डिनोट करो m से, स्मॉल m से, स्मॉल m से। तो आपका जो ये बनेगा वो क्या होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वाई क्योंकि हमने क्या किया इसको tan थीटा 1 थीटा 2 को हमने क्या कर दिया m2 लेट कर दिया, और tan थीटा 1 को क्या कर दिया हमने m1 बना लिया, क्योंकि स्लोप तो यही होता है ना। और ये बुक का फॉर्मूला है, ओके देखा तो ये इंटरसेक्टिंग एंगल इसको मॉड में लेते हैं, क्या लेते हैं हाँ वही कुछ कमी नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल हमें नहीं लेना होता, हमें ये एंगल लेना होता है, इंटरसेक्टिंग एंगल ये लेना होता है। तो ये कमी नहीं है। बात समझ आ रही है?
अब एक कहानी यहाँ पे आई, कहानी क्या कि अगर ऐसा ना आए, अगर आपसे कहा जाए कि सर जी ऐसा करो कि जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल भी जाना शुरू कर दें, ऐसे ऐसे, यानी L1 और ये L2, सरकारी सुनो, L1 L2, L1 और L2, ठीक है ना, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाना शुरू कर दे, तो यहां पे क्या होगा, ये वाला इंक्लिनेशन एंगल और ये दोनों का एंगल सेम है। मतलब कि इनके बीच में अगर पूछा जाए कि अगर दो लाइन जा रही है तो क्या एक दूसरे को कट करेगी कहीं, अगर दोनों क्या है पैरेलल है, कोई सी भी एंगल नहीं कर सकता, मतलब नहीं करेगी, काटेगा ही नहीं काटेगा, काटेगा, सीधा सीधा जाएगा। कहते कि दो पैरेलल सड़क को मिला दो, ऐसा होता है? नहीं। दो दीवार जा रही है पैरेलल, उनको कहो कि मिल जाएंगे, ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होता। जब नहीं मिलेगा तो इनका इंटरसेक्टिंग एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 हो जाएगा फॉर पैरेलल के लिए, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और m2 हो जाएगा। क्रॉस कर दिया जाए तो 0 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2, तो ऑब्वियसली बात है m1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 का हो जाएगा, यानी बोथ मतलब स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, स्लोप ऑफ L2 के हो जाएगा। स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल्स टू किसको हो जाएगा बेटा, स्लोप ऑफ L2। मतलब अगर लाइन पैरेलल हो रही है तो स्लोप दोनों के सेम होने चाहिए, यही आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। क्या रहना चाहिए बेटा, स्लोप अगर ये जा रही है तो स्लोप दोनों के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही है? चलो अब कह दूं, चलो भाई ये हमारा, ये चीजें तो हमारी हो गई। अब हम कह दे भाई कि ना अब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट दे, किस पे काट दे, 90 डिग्री। 90 डिग्री जानता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री भाई, 90। सुना भाई, यहां पे अब यहाँ पे एक लाइन ऐसी जा रही हो ऐसे, और दूसरी लाइन जा रही हो भाई, दूसरी लाइन ये ऐसे जा रही हो, और एक दूसरे को कट की कितने डिग्री पे बेटा मेरे, 90 डिग्री पे कट कर दिए, और ये यहाँ से ये ऐसे जा रही हो भाई मेरे, ये ऐसे जा रही हो, ठीक है। ये L1 ये L2 जो भी हो, ये L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं, सपोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ध्यान सुनो, जब ये दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगी, कहां पे, ये एंगल, ये से मतलब नहीं है हमारा, मतलब क्या है इससे, ये 90 डिग्री पे कट मतलब इंटरसेक्टिंग एंगल जहां पे 90 डिग्री का होता है, जहां पे वो कट कर रहा है 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का होगा बच्चों मेरे, तो यहां पे 90 लिखोगे तो tan 90 लिखोगे, और हो जाएगा बच्चों मेरे यहाँ पे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है भाई। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मतलब सीधी सी बात करें तो tan 90 वाला नॉट डिफाइंड मतलब sin 0, और नीचे क्या होता है cos, sin बाय cos होता है ना, तो sin क्या होता है 90 1 हो जाता है, cos 90 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा, सीधी सी बात है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्योंकि sin 90 अपॉन cos 90, sin 91 cos 90 0, सीधी सी बात। हमें पता है क्या करना है, तो क्या होगा बच्चों का, नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड टर्म्स होता है, इंफिनिटी मत लिखते हैं ना इसको, कुछ बच्चे इंफिनिटी लिखते हैं, नॉट डिफाइंड टर्म्स होती है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई m1 माइनस m2 तो हो गया इधर 0, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये इधर 0 हो गया, ये इधर हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां लिख लेता हूं 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल्स टू 0,
तो m1 और m2 का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। क्या होगा? -1। इधर ट्रांसफर करते हैं -1, ठीक है ना। यानी L1 अगर परपेंडिकुलर टू किस पे हो, L2 पे, या L2 परपेंडिकुलर टू L1, दोनों में से, ठीक है ना। तो इन दोनों का स्लोप यानी स्लोप ऑफ L1 इनटू स्लोप ऑफ L2 का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। अब कहानी इसकी कब कब यूज होती है? कभी कभी एक स्लोप दे देता है और दूसरा स्लोप फाइंड करने के लिए मैं बता देता है कि दूसरे के साथ बताइए, दूसरे को 90 डिग्री पे कर देते हैं। बड़ा यूजफुल है ये रूल है, बड़ा यूजफुल रूल होते हैं कि एक स्लोप पता है तो दूसरा स्लोप हम निकाल लेते हैं। अगर एक लाइन की स्लोप पता है तो दूसरा लाइन के स्लोप हमें निकालना आसान हो जाता है, हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो ये हमारी कहानी होती है ये स्लोप की, ठीक है ना। अगर एक का पता है दूसरा निकाल लेंगे, दूसरा पता है पहला निकाल लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है ना। और ये हमारा बड़ा यूजफुल है भाई। अब आगे इसी पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, समझ रहे हो? कहना कि सर जी चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं आगे की आगे बात करते हैं ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे एक चीज है, हम आपसे अगर पूछ दें, देखो बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे यहाँ पढ़ोगे ना, स्ट्रेट लाइन जैसा इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कि अगर स्ट्रेट लाइन अगर बाई द ग्राफ से अगर पढ़ते हो ना, समझते हो, तो कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन वो बड़े आसानी से आपको बता। लेकिन अगर फार्मूले वाइज रट के मारोगे ना, कुछ ना बनेगा, स्ट्रेट लाइन का लाइन ही नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन का लाइन ही नहीं जाएगा। सीधी सी बात समझना भाई। देखो स्ट्रेट लाइन तुम पहले भी पढ़ चुके हो, जान दो किसमें, डिस्टेंस 10th क्लास में जब तुम चैप्टर नंबर 5 नहीं 10th क्लास में जब 3rd चैप्टर पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हां वही तो स्ट्रेट लाइन है। ax plus by plus c is equal to 0 जो था वही हमारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो लोग ax square plus bx plus ax plus ax square वो तो जनरल फॉर्मूला है बेटा मारो ना, भाता मार दूंगा वो जनरल फॉर्मूला है। भाता मार दूंगा। देखो स्ट्रेट लाइन में अब क्या देखना है, इक्वेशंस पहली चीजें देखते हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। बात क्लियर? यस सर। सुनो ऐसा भाई, देखो सर 10th की पेपर है आपने दिया, अगर ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं खत्म होता वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, कोई भी लाइन एल है, अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रही है, Y इसके हो रही है, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल हो रही है, ठीक है। तो इसमें जानते हो क्या नहीं बदलेगा, इसमें जब बदलेगा नहीं, वो हर जगह x की वैल्यू नहीं बदलेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी हर जगह x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। बदलेगा क्या, y बदलेगा, हर जगह y बदलता रहेगा, x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बेटा आपको अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पर अगर y1 है तो यहाँ पर भी x होगा, और यहाँ पर क्या हो सकता है, y2 हो सकता है, ये याद रहेगा। यहाँ पे ये पूछता है कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन, समझो बात, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल्स टू x एक्सिस क्या, सॉरी पैरेलल टू द क्या हो जाएगा, y एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस सर आपको पढ़ाया है, ये y एक्सिस के पैरेलल क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या लिखेंगे बेटा, y इज इक्वल्स टू, सॉरी x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a क्या है, कोई भी लेंथ है यहां से, अरे कौन x इज इक्वल्स टू ये पूरी लेंथ, ठीक है। इसी के अनदर फॉर्म में अगर कह दिया जाए कि नहीं भाई बच्चों, कि अगर ये लाइन कहती है कि ये ऐसे आ जाए, y डैश x डैश, ये लाइन l है, तो इसमें जानते हो क्या, एक चीज कांस्टेंट हमेशा रहेगी, वो किसकी वैल्यू रहेगी बेटा, y। ये किसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, y की। अगर यहाँ पे x1 है
तो यहाँ पे y होगा और यहाँ पे x2 रहेगा तो क्या रहेगा y रहेगा। मतलब क्या भाई तेरा x बदल जाएगा, x जहां जहां वैरी कर जाता रहेगा वहां वहां क्या होता जाएगा, बदलता रहेगा। लेकिन तेरी एक चीज नहीं बदलने वाली है, क्या? वो y की है। y तो फिक्स है भाई, मैं फिक्स ही रहूंगा, बदलूंगा, मतलब वो कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। अब इसमें पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें क्या पूछते हैं बच्चों मेरे? इक्वेशन ऑफ लाइन, हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल्स टू x एक्सिस। तो भाई पैरेलल टू x एक्सिस तो क्या होता है मेरे बच्चों? तो यहां पे किसकी वैल्यूज है? यहां से y इज इक्वल्स टू a मान ले, यहां पे y इज इक्वल टू a, ये वाला लेंथ y इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a। कब? जब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू किसके हो जाए? x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। तो अब आगे की बात करेंगे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। आगे की बात क्या है ये हमारे समझ में आ गई। क्या हुआ यहाँ पे एक चीज हमें समझा दिया भाई कि जब ये पैरेलल टू किसके जाएगा, y एक्सिस के जाएगा, x बदलेगा नहीं, हमेशा सेम रहेगा। जब ये लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस तो हमारा y नहीं बदलेगा। हाँ। इक्वेशन हमें क्लियर हो गई, y x इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू b, क्लियर हुआ? यस। अब हमारे पास अलग कहानी समझ आते हैं। अलग कहानी क्या समझना है कि भाई अगर ये लाइन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए x डैश y डैश, ये हमारा ओरिजिन होता है। अच्छा बताओ बच्चों, इस लाइन पे जब भी चलोगे, x एक्सिस पे जब भी चलोगे तो हमेशा क्या होगा, x की वैल्यू भी सेम रहेगी। y यहां पे क्या होता है? शून्य, जीरो। क्या होता है? जीरो। तो भाई x कॉमा यहां क्या लिखते हैं? जीरो। हम y एक्सिस पे चलते हैं तो क्या लिखते हैं? जीरो कॉमा y लिखते हैं। यहां पे माइनस एक्स कॉमा जीरो बच्चों मेरे, और इस एक्सिस पे जब लिखा जाएगा तो हमें से बात है जीरो कॉमा माइनस वन। तो हमें ये नहीं पूछना है, पूछना कुछ और था। हमें क्या पूछना था बताओ? हमें पूछना क्या था कि भाई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? वन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? तो इक्वेशन तभी बनती है बच्चों जब वो जीरो से इक्वेट होता है। क्या होता है? जीरो से इक्वेट होता है या इक्वेट हुआ होता है। कहीं दो पैरेलल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होनी चाहिए फॉर द इक्वेशन के लिए। तो भाई समझो 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 समझो, तो यहां पे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर बोला जाए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहां पे किसकी वैल्यू जीरो है बच्चों मेरे? y की। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस में किसकी वैल्यू जीरो है? यहां पे बेटा हमारा देखने गया तो यहां पे y, तो हम लिखेंगे बच्चों मेरे y इज इक्वल्स टू 0। ये बातें याद रखना। दूसरा यहां पे पूछ दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, व्हाट विल बी द जीरो? y x यहां पे जीरो हो रहा है ना, तो x की वैल्यू 0 होगी। क्या हो जाएगी? 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है ना कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस और y एक्सिस क्या हो जाएगी, तो बस थारा अरे तब क्या नहीं है, चुपचाप पढ़ाएगा। अरे यार छोटी सी बात है, यही भूल जाए। अरे ये क्या पूछ दिया? एक नंबर का पूछ दे एमसीक्यूज में कि भाई इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है। सर जी हमें क्या बताया था, मुझे तो बताया ही नहीं था, ये क्या हो गया? आज तक तो सारा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का पढ़ा था कि ये से निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ये क्या पूछ दिया, मुझे तो पता ही नहीं। तो छोटी चीजें हैं, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। समझ गए बच्चों मेरे?
तो अब यहाँ से अब आगे का कंसेप्ट हमारा पढ़ाएंगे, क्वेश्चन इस पे कैसे आता है वो देखते हैं।